दोस्तों नमस्कार। जिस देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हर चीज फ्री में देने को तैयार हों, उस देश में निश्चित रूप से खुशहाली तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इतने सारे फ्रीबीज मिलने के बाद, इतनी सारी सहूलियतें मिलने के बाद, क्या भारत के लोग खुश हैं? सवाल इस बात का है। अगर हम आंकड़ा देखें, मैं आपके सामने एक डेटा रख रहा हूं और डेटा ये कहता है कि भारत के लोग खुश नहीं हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन देखें तो जो बाकी एशिया देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, हमारी जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हो रही है कि हमारे यहाँ पे खुशहाली नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कलर डार्क ब्लू है वैसे वैसे खुशहाली कम है। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो खुशहाली है वो पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से भी कम है। सवाल अब इस बात का है कि इतना सब कुछ फ्री होने के बाद भी हिंदुस्तान में लोग खुश क्यों नहीं हैं? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपके लिए मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं कि ऐसी स्थिति क्यों है और ये आंकड़ों से समझने का प्रयास करेंगे। आफ्टर ऑल, जब खुशी की हम बात करते हैं तो उसका बेसिक कारण ये होता है कि लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, सरकार उनकी सुन रही है, लोगों को दिक्कतें नहीं है, जिस एनवायरनमेंट और वातावरण में या इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रह रहे हैं वो सब अच्छा है, तभी लोग खुश होते हैं। भारत की स्थिति क्या है, किस राज्य की स्थिति क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 6 स्लाइड्स में आपके लिए लेके आया हूं, सब के सब डेटा है। आपको पता लगेगा कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। आप जहां भी हो पॉज करिए, अपने राज्य के बारे में जानकारी लीजिए और फिर समझिए कि आपके राज्य में राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। इस तरह की रिसर्च बेस्ड एनालिसिस डिस्कशन में आपके साथ करता रहता हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और शेयर भी करें, ताकि ज्यादा तक लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। दोस्तों, अभी कल मैंने आपसे चर्चा करी थी कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अगर जैसी स्थिति वहां है चलती रही तो अमेरिका का दिवालिया निकलना निश्चित है, क्योंकि जिस तरह के वहां पे आधार मतलब खर्चे हो रहे हैं और उसका कोई आधार समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए ट्रंप साहब शायद इतनी ज्यादा कड़ाई लेकर रहे हैं कि हमें टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा ताकि अमेरिका में रोजगार पैदा हो। भारत की स्थिति क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। अगर हम भारत की स्थिति देखें 2019 से लेकर 29 तक, आज हम हैं 25 में। अब स्थिति क्या है? 3.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारे ऊपर, देश के ऊपर कर्जा है। अब 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी जीडीपी भी करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच है और करीब 80% जीडीपी का हिस्सा जो है, या उसके मुकाबले अगर हम देखें तो 80% जो हमारे पे लोन है वो जीडीपी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हम भी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की कर्जे में डूबे हुए हैं और अगर हम 29 में बात कर रहे हैं तो ये करीब 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा अगर आर्थिक स्थिति ऐसी ही चलती रही। अब हम ये कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, बनना भी चाहिए, जरूरी भी है। और अगर हम नहीं बन पाए तो ऐसा ना हो कि हमारे जो उधार है वो हमारी जीडीपी से ज्यादा हो जाए, फिर दूसरी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। इस समय उधार क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। भारत सरकार के ऊपर करीब 200 लाख करोड़ का उधार है। राज्य सरकारों को अगर हम जोड़ दें तो करीब 82 लाख करोड़ रुपए का उधार है। और इस समय जो देश में टोटल उधार है वो जो हमारा जीडीपी है 81% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि हम जो अपनी इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं वो उधार के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। जबकि चाणक्य नीति में ये कहा है, चाणक्य अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि राजा के पास सरप्लस पैसा होना चाहिए ताकि वो वेलफेयर के ऊपर पैसा लगा सके, लेकिन हम तो यहाँ उधार की बात कर रहे हैं। थोड़ा और एनालिसिस करते हैं 22-23 को लेकर। देखिए दोस्तों, ये जो खर्चे हैं, ये सारे के सारे खर्चे जो राज्य सरकारों की जो रिसीट्स होती हैं, ये वो हैं, अपने टैक्सेस हैं जीएसटी के माध्यम से। ये जो है ओन टैक्स, जो स्टेट जीएसटी के अलावा जो आते हैं, बोरोइंग है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है स्टेट्स का वो है। एक्सपेंडिचर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिक्स्ड एक्सपेंडिचर क्या है। सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे करीब 55% के आसपास ये वो खर्चे हैं
जिनको आप घटा ही नहीं सकते, आपको देने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि जितनी सरकार की कमाई है उसका 55% तो ऑलरेडी फिक्स है, आप चाह के भी उसको कम नहीं कर सकते। तो जो बाकी एक्सपेंडिचर हैं इंक्लूडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी सड़कें, हवाई अड्डे, पुल, फ्लाईओवर, जो भी आपको सुख सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, तो अब सवाल इस बात का है कि क्या सरकारें रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकती अगर उनको इस तरह की कॉस्ट एप्लीकेशन है? बिल्कुल बढ़ा सकती हैं। तो क्या राज्य सरकारों ने बढ़ाया? हर बजट में एक पैराग्राफ होता है कि इस बार हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, आपने सुना होगा। स्थिति क्या है दोस्तों? स्थिति यह है कि जितना सरकारें बोलती हैं वो उतना भी जनरेट नहीं कर पाती। सारी स्टेट की हालत आप देख लीजिए, सब के सब जितना बजट में क्लेम करते हैं उतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पाते। अब रेवेन्यू कहां से आता है? रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स, आइदर इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में जब आमदनी नहीं बढ़ रही, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, तो टैक्स कैसे बढ़ेगा? दूसरी तरफ अगर कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, तो उनके प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे? तो ना तो सरकार कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ा पा रही है, ना आदमियों के या जो उनके यहाँ वर्कर्स हैं या सिटीजन हैं उनके। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि जितना भी सरकारें रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं उसका करीब 84% जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे खर्चे, जिसमें आप सैलरी कह सकते हैं, बाकी जो फ्री बीज है, जो भी चीजें हैं, जो भी डे टू डे खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ज्यादातर स्टेट्स में आप देखोगे कि जितना पैसा राज्य सरकारें ले रही हैं, मेजॉरिटी जा रहा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इसका मतलब सरकारों के पास पैसा ही नहीं है कि वो नई सड़कें बना सकें, पुल बना सकें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, स्कूल कॉलेज बना सकें, स्टेडियम बना सकें, कुछ और कर सकें जनता के लिए। उनके पास पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि जितना पैसा था वो ऑलरेडी उन्होंने खर्च कर दिया है। अब सवाल इस बात का आता है कि ये जो खर्चा हो रहा है इसमें से कितना खर्चा है जो कमिटेड है। अब आप यहां से देखिए, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कमिटेड खर्चे दिख रहे हैं। मतलब उदाहरण लीजिए पंजाब का, पंजाब में जितना रेवेन्यू जनरेट होता है 76% तो ऑलरेडी कमिटेड है। किस रूप में? सैलरी, पेंशन और ब्याज में। इसमें अभी हमने दोस्तों सब्सिडी नहीं जोड़ी। अगर आप इसमें सब्सिडी और जोड़ देंगे तो पंजाब में जो पैसा है वो पंजाब सरकार के पास बचेगा ही नहीं। तो अगर पंजाब की सड़कें खराब हैं, स्कूल कॉलेज खराब हैं, फ्लाईओवर टूटे हुए हैं, रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि पैसा नहीं। ये स्थिति आप देखेंगे, थोड़े समय पहले हिमाचल ने कहा था हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम फ्री बीज में नहीं दे सकते क्योंकि उनके डे टू डे एक्सपेंडिचर भी उनको मीट करने हैं। केरल का भी यही हाल है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ज्यादातर सरकारों की स्थिति ऐसी है कि उनके पास कमिटेड एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है और रेवेन्यू जिससे वो खर्चा पूरा हो सके वो स्टैग्नेंट है। इनफैक्ट जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वो इनफैक्ट जितना होना चाहिए उतना भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और वो रुपया बढ़ता जा रहा है और अठन्नी कम होती जा रही है। ये बात भी हमें समझनी होगी। अब उसका दूसरा पहलू देखिए। अब ये रही बात सब्सिडीज की। पंजाब में 24% जो रेवेन्यू है वो सब्सिडी ऑलरेडी। अगर आपको मैंने पहले बताया 76% तो आपने दे दिया, ये फिक्स्ड कमिटेड एक्सपेंडिचर है। अब इसमें आप और जोड़ दीजिए 24% सब्सिडी, मतलब 100% पंजाब सरकार का बजट जितना कमाई होता है ऑलरेडी फ्री बीज के एक हिसाब से बट जाता है। अब सरकार के पास तो पेंशन के लिए जो पैसा था वो चला गया, डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा नहीं बचा। अब जब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा तो पंजाब की स्थिति क्या होगी? और यही चिंता की बात है। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, अब बाकी राज्यों में देख लीजिए, सब्सिडी आंध्रा में है। इसी तरह से आप देखिए तमिलनाडु में जो इनकम है उसमें 12% की अगर आप देखेंगे तो सब्सिडी है और 64% ऑलरेडी कमिटेड है। आप इसमें जोड़ दीजिए 12 + 64, आपको पता लगेगा 76 से 80%
ऑलरेडी बजट वहां पे कमिटेड है। ये सब चीजें हमें समझनी होगी। और हालात क्यों बिगड़ी है, अगर आप पिछले 40 साल का हिसाब देखें तो 80-81 में जो टोटल पेंशन था, जो राज्य सरकारें अपना रेवेन्यू जनरेट करती थी, जो पेंशन थी वो मात्र उसकी 3.5% थी। आज उन्हीं राज्य सरकारों का 25% के आसपास बिल जो है वो पेंशन में जाता है। इसीलिए आपको याद होगा भारत सरकार ने पेंशन पॉलिसी बदली थी, क्योंकि अगर यही ट्रेंड रहता तो हालत ये हो जाती कि सारा पैसा पेंशन के रूप में चला जाता और राज्य सरकार में पैसा बचता ही नहीं। और पेंशन ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो आपके सामने है। अब इसका खामियाजा क्या होता है, इसका खामियाजा होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हर राज्य ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट घटा दी क्योंकि पैसे ही नहीं है। इसका मतलब जिन जिन राज्यों में आप रह रहे हैं, मान लीजिए आप रह रहे हैं तमिलनाडु में, 14% खर्चा का, यहां तक दिल्ली में हम कह रहे थे कि सरप्लस है। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने 38% खर्चा कम किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। केजरीवाल साहब बोलते थे कि सब दिल्ली सरप्लस स्टेट है। अगर आपके पास पैसा था तो आपने 38-40% अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों घटाया? इसीलिए दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी, इसीलिए बाढ़ के समय हालत खराब थी, इसीलिए यमुना साफ नहीं हुई। आपको पता लगा होगा कि इस सब का कारण यह है कि दिल्ली में पैसा ही नहीं है। इसी तरह से आप बाकी देख लीजिए, मणिपुर की बात देख लीजिए, पंजाब में 40% की कटौती करनी पड़ी। इसी तरह से पंजाब के बाद से पहले दिल्ली में 40% के करीब कटौती करनी पड़ी, आंध्रा में 41, यहां तक कि गुजरात में 13% की कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना पड़ा। ये सब चीजें हमारे सामने हैं। बंगाल के अंदर करीब 33%। इसीलिए जो सरकारें फ्रीबीज में विश्वास करती हैं, खर्चा करती जा रही हैं, पैसा नहीं देती या रेवेन्यू जनरेशन का साधन नहीं लेती, उन सब के लिए एक समस्या बनती जा रही है। और मुश्किलें किस लिए आ रही हैं? क्योंकि जो बजट डेफिसिट है, अगर आप देखें 3% का कानून है, लेकिन करीब 15 स्टेट ऐसे हैं जो 3% से ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब अब उनको शायद केंद्र सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट या लोन की अप्रूवल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे राज्यों में हालत खराब हो सकती है। और इनमें अगर आप देखते हैं तो फिर वही बात आती है, जो बड़े राज्य हैं, जैसे आप सिक्किम की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 3.9, यहाँ बीजेपी की सरकार है। पंजाब की देख लीजिए आप, 3.8। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 4.1, हिमाचल में 4.7, आंध्रा में 4.2। कहने का मतलब है इनरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो, हालत हर स्टेट की खराब है। अब आपका कौन सा स्टेट है ये देखिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अक्सर कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जब पैसा ही नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप पैसा नहीं लगाएंगे, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं होगा, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं होगा, तो ये सब कैसे होगा? और स्थिति ये है कि ट्रंप साहब अगर ये कहते हैं कि भारत का बाजार खोलो, हम ट्रेडिंग करेंगे, और यहाँ की कंपनियों पे अगर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की आमदनी कम होती है, तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसीलिए सवाल अब इस बात का है कि जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो फ्री बीज की कल्चर चला रही हैं, क्या वो देश हित में है? क्योंकि अगर हम देश हित की बात करते हैं, इलेक्शन में तो हम बजट में फ्री गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन विकसित भारत के लिए क्या पैसा बचेगा? आज सवाल इस बात का है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें जिस तरह से हम खर्चा कर रहे हैं ये जारी रहना चाहिए? आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं? क्या हम इनकम टैक्स बढ़ाएं तो लोग पसंद नहीं करेंगे? क्या कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएं तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे? तो भारत सरकार क्या करे? इसका एकमात्र रास्ता है कि हमें अपने यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, वेस्टेज कम करनी होगी, फ्री बीज के कल्चर को खत्म करना होगा। जो डिजर्विंग हैं, जो गरीब हैं, बीपीएल के नीचे हैं, आप उनको जरूर दीजिए, लेकिन जो बीपीएल के ऊपर है उनको आप नौकरी का साधन दीजिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट कराइए ताकि लोग मेहनत करें, कंपनियों में जाके काम करें, आमदनी कमाएं, राज्य को उसका राजस्व मिलेगा, लोगों को उनकी कमाई मिलेगी और इकोनॉमिक आधार सुधरेगा। कहने से विकसित भारत नहीं बन सकता। आपके क्या विचार है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। विकसित भारत बनाने के लिए भारत को किस तरह के बदलाव करने हैं, अगर आपके कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।